बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं नाज़रीन, सीओ मैप्को की इंटरनल इंक्वायरी की मामला इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है, जबकि इंटरनल इंक्वायरी कमेटी ने 37 रोज रीडिंग इंक्वायरी में मैप्को को क्लीन चिट जारी कर दी है। इंटरनल इंक्वायरी कमेटी ने जायद रीडिंग का मलबा अफसरान के बजाय आम आवाम पर डाल दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, रीजन में 37 दिनों की रीडिंग का मामला गोल। सीओ मैप्को की इंटरनल इंक्वायरी कमेटी ने मामले की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। इंटरनल इंक्वायरी कमेटी ने 37 रोज रीडिंग इंक्वायरी में मैप्को को क्लीन चिट जारी कर दिया। इंटरनल इंक्वायरी कमेटी ने जायद रीडिंग का मलबा भी अफसरान पर डाल दिया है और तातीलात पर डाल दिया गया है। सीओ मैप्को की तश्कील करदा कमेटी का ये मामला गोल कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, 37 रोज रीडिंग इंक्वायरी में मैप्को को क्लीन चिट जारी कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा गोहर रहमान से। जी गोहर, बताइएगा ये क्या मामला है? मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी की जानिब से रीजन भर के जो सार्फिन हैं उन्हें जायद बिल भेजने का मामला सामने आया था। मैप्को की जानिब से 30 दिन के बजाय 37 दिन की रीडिंग की गई थी, जिसके तहत मैप्को भर के जो रीजन भर के जो सार्फिन हैं उन्हें 10 से 15 हज़ार रुपये के जायद जो बिल हैं वो भेजे गए थे। उस पर पावर डिवीजन और नेपरा की जानिब से भी नोटिस लिया गया था। सीओ मैप्को इंजीनियर इकामुल हक की जानिब से इंटरनल इंक्वायरी कमेटी एक कायम की गई। इंटरनल इंक्वायरी कमेटी के जिम्मे ये आयद किए गए थे कि वो तहकीकात करे कि इसमें जिम्मेदारान की जानिब कौन है और किन की जानिब से जो है सार्फिन को जायद बिल भेजे गए हैं। सबसे पहले तो मैं रोही का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आवाम का जो दर्द है वो उस पे ऊपर आवाज़ उठाई, और मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई। ओवर रीडिंग हुई, जो ओवर रीडिंग है इतनी हुई कि आवाम की चीखें निकलना शुरू हो गई। उसके ऊपर कमेटी बैठी और कमेटी जब फैसला किया तो उस मुसाहब को आज़ाद कर दिया गया, क्लीन चिट दे दी गई। हमें बहुत अफसोस हुआ इसके ऊपर। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इस इंक्वायरी कमेटी के हवाले से भी मैप्को की जो कायम की गई थी सीओ मैप्को की जानिब से नेपरा इसके ऊपर भी तहकीकात करे और जिम्मेदारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। शहरी जो है मैप्को हुकाम की जानिब से रीजन भर में 10 से 15 हज़ार रुपए के इजाफी बिल भेजे गए हैं, किस्तें करवाने पर मजबूर हो गए हैं और उन्होंने आला हुकाम से यही मुतालबा किया है जो लोग भी इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी, जिनमें 37 दिनों की रीडिंग का मामला गोल। मैप्को सार्फिन का बोगस इंक्वायरी पर क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा 773 यूनिट का बिल 44,713 रुपये आया है। जब मैं दफ्तर में गया हूं उन्होंने कहा ये आप किस्त करा सकते हैं मगर आपको ये बिल जमा कराना पड़ेगा। खदार रहा कि मैंने ऑटो रिक्शा एक कबाड़ खाने में 25,000 का बेच के 30,000 किस्त करवा के वो मैंने जमा करवाया। अगले महीने में क्या बच्चों को बेचूंगा? अगले महीने में बच्चों को बेचूंगा? मैंने बच्चों को पूरा महीना क्या खिलाना है? 13,500 रुपये का बिल आया मेरा इस दफा। बड़ा हैवी रे, इतना बिल आया मैंने जिंदगी में कभी नहीं भरा इतना बिल। 602 यूनिट क्रॉस का हो गया बिल। इतना 300 से यूनिट क्रॉस कर जाए तो डबल बिल हो जाता है, 600 यूनिट हो जाए तो और उससे डबल कर देते हैं बिल। हमारा छोटा सा कारोबार है, कहाँ से हम इसमें से निकालें? 13,000 रुपये, मैं अकेला आदमी हूँ, घर का एक कफील हूँ मैं, तो इस कारोबार से मैं कैसे निकाल के बिजली के बिल पूरे करूँ? सर जी, हर महीने से ये 3-4 महीनों हो गया ऐसे ही मामला है। कारोबार के हालात हैं नहीं, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं और हर दफ़ा हमने कंप्लेन की है तो उन्होंने हर दफ़ा कहा जी इस दफ़ा भर दें, अगली दफ़ा इंशाल्लाह सही होगा। फिर जाते हैं, उन्होंने कहा इस दफ़ा भर दें, फिर अगली दफ़ा ठीक हो जाएगा। यही बात कहते कहते उसका कोई एक्शन नहीं हो रहा। फिर गरीब आदमी कहाँ जाए? फिर लेट भरते हैं तो उसके ऊपर चार्ज लग जाती है, फिर एक महीना नहीं भरता, फिर अगले महीने बिल काटने आ जाते हैं। तो हम गरीब आदमी हैं, हम मजदूर आदमी हूँ। मेरे घर में कोई एसी नहीं लगा हुआ, कोई वो नहीं है, कूलर नहीं लगा हुआ, पंखे पे सोते हैं, पंखा ही है ना ये फ्रिज है। तो देख लो आपके सामने है, कुछ सजा होनी चाहिए इनको जो मुनासिब। डेली वेजेस मुलाजमीन की बात करें तो मुल्तान में सरकारी महकमों के डेली वेजेस मुलाजमीन नाखुश हैं। गरीब मजदूर की उजरत में सिर्फ 27 रुपए का इजाफा किया गया। उनका कहना है कि महंगाई के तनासुब से हुकूमत ने उनके साथ मजाक किया है। रेलवे टीएलए मुलाजमीन माहाना 7,000 तनख्वाह ले रहे हैं, जबकि बजट के मुताबिक मजदूर की कम से कम तनख्वाह 21,000 है। हुकूमत 27 रुपए योमिया की बजाय तनख्वाह तो पूरी दे। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहसिन उल मुल्क से। जी बताइएगा। जी, हुकूमत ने सरकारी डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहों में 27 रुपये पर डे योमिया
اضافہ کر دیا ہے اور اس اضافے کی وجہ مہنگائی بتائی جا رہی ہے۔ مہنگائی کے حوالے سے ہم اس وقت موجود ہیں ریلوے اسٹیشن پر، ڈیلی ویجز ملازمین ہمارے ساتھ ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ آل پاکستان ٹریفک یارڈ سیکرٹری جنرل ظفر اقبال صاحب موجود ہیں۔ ہم نے پچھلے دنوں میں ایک احتجاج ریکارڈ کروایا تھا، اس احتجاج کے ضمن میں انہوں نے جو ہم نے مانگا تھا، ہم نے یہ کہا تھا کہ مزدور کی تنخواہ جو ہے نا ڈیلی ویجز کی، وہ اپنے جو اناؤنس کیا تھا مرکز کے بجٹ میں اس کے مطابق دی جائے، لیکن جو 27 روپے انہوں نے ڈیلی ویجز کی تنخواہ بڑھائی ہے، یہ سراسر صرف اور صرف ایک اٹوٹ انگ ہے، اس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ لہذا ہم اپیل کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ وہ مہربانی کریں کہ مزدور کی تنخواہ جو ہے نا، جو اجرت ہے وہ 21,000 پر منتھ کی جائے، اور یہ 27 روپے جو ہے نا ہم کسی قسم کے قابل قبول نہیں ہے۔ 5% پیٹرول بڑھا دیا گیا ہے، پر لیٹر جو پیٹرول بڑھایا گیا ہے، ایک آدمی جو ہے نا وہ خانوال سے آتا ہے اور اس کو جو ہے نا کم از کم 1 لیٹر تیل جو ہے نا اس کا لگتا ہے، تو 100 روپیہ ڈیلی ہے، اور ماہانہ جو بڑھے ہیں وہ 700 روپے بڑھے ہیں۔ حکومتی فیصلے کو اور ملازمین کہہ رہے ہیں کہ بیسک سیلری تو کم از کم پوری دیں، اور 700 پر منتھ جو بن رہا ہے اس کو وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا مطالبہ ہے کہ ڈیلی ویجز۔ بہت شکریہ محسن الملک، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ روزانہ اجرت میں صرف 27 روپے اضافے پر مزدور طبقہ شدید پریشان ہے۔ ان کا کیا کہنا ہے آپ کو بھی سناتے ہیں۔ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری جو بیسک پے ہے 21,000 ہمیں وہ تو دیا جائے، نہ کہ 17,500۔ تو 700 روپے سے تو ہمارا گزارا نہیں ہوتا نا۔ چینی مہنگی ہو گئی ہے سر جی، آٹا مہنگا ہو گیا، گھی مہنگا ہو گیا، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، اور تنخواہ کے بارے میں کیوں نہیں گورنمنٹ سوچ رہی؟ 17,500 روپے تنخواہ سے کہاں گزارا ہوتا ہے؟ جو دیہڑی لیتے ہیں وہ 700 روپے لیتے ہیں، اور ہماری دیکھ لو 7,500 روپے ہمیں تنخواہ ملتی ہے، جبکہ اور علاقے میں مہنگائی کی بات کریں تو حکومت پنجاب کی جانب سے مہنگائی کے ماروں کو 27 روپے کی سلامی۔ دہاڑی دار طبقے نے اجرت میں 27 روپے اضافے کو غریب کے ساتھ مذاق قرار دے دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں علی رضا سے۔ جی علی رضا، بتائیے گا۔ شکریہ۔ حکومت پنجاب کی جانب سے ڈیلی ویجز پر جو مختلف جو اداروں میں اتھارٹیز میں پنجاب کے کام کرنے والے ملازمین ہیں، ان کی جو تنخواہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ 27 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے، جس پر جو ملازمین ہیں وہ کیا سوچتے ہیں، تو میں موجود ہوں سر پی ایچ اے ملتان کے آفس میں۔ یہ گورنمنٹ نے جو ڈیلی ویجز ملازمین کی 27 روپے تنخواہ بڑھائی ہے، یہ مذاق کرنے کے مترادف ہے۔ 27 روپے میں نہ تو پیٹرول پمپ والے پیٹرول ڈالتے ہیں، اور نہ ہی 27 روپے میں اگر کسی نے اپنے بچوں کی جوتی، کپڑا یا کوئی کھانا آتا کہ ناشتہ، دوپہر کا کھانا یا رات کا بھی 27 روپے میں نہیں کھا سکتا۔ تو حکمرانوں، خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو۔ مذمت کرتے ہیں یونین صدر کی جانب سے مذمت کر دی گئی، تو میرے ساتھ یہاں پر ڈیلی ویجز جو کام کرتے ہیں وہ موجود ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ 27 روپے کا اضافہ ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے کافی بہتر اضافہ اور بہت ہے؟ نہیں سر، مہنگائی بڑھ گئی ہے، پہلے بھی تنخواہیں کم ہیں، نہیں ہوتا گزارا، بل بجلی کے بڑھ گئے ہیں، ہر چیز بڑھ گئی ہے، نہیں ہوتا گزارا۔ جی مہنگائی کافی ہے، ایک طرف جہاں حکومت کی جانب سے بلند و بالا دعوے کر دیے جاتے ہیں غریب کو فلاح و بہبود کے متعلق اقدامات کے، لیکن کہانی یہ ہے کہ 27 روپے جو ڈیلی ویجز ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ کیا گیا ہے، اس پر نہ صرف ڈیلی ویجز ملازمین پریشان ہیں، بلکہ جو یونین کے صدور ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے غریب کا مذاق اڑانا بند کرے، اور اگر وہ واقعی میں عوام کو اور غریب لوگوں کا فائدہ چاہتے ہیں تو ان کی تنخواہوں میں زیادہ اضافہ کیا جائے۔ دہاڑی دار طبقہ شدید پریشان ہے۔ بہت شکریہ علی ریاض، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ شہر اولیا میں ہفتہ وار لاک ڈاؤن کا دوسرا روز جاری ہے۔ کورونا وائرس کی چوتھی لہر کے پیش نظر حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن 22 ستمبر تک کر دیا گیا ہے۔ آج تمام مارکیٹس، بازار بند ہیں، کاروباری سرگرمیاں معطل رہیں۔ بات کریں گے ابراہیم خان سے۔ ابراہیم، بتائے گا لاک ڈاؤن کے بارے میں۔ جی بالکل، ملتان شہر میں آج ہفتہ وار مکمل لاک ڈاؤن کا دوسرا روز ہے۔ ملتان شہر کی تمام مارکیٹس میں آج حکومت کی جانب سے تمام تجارتی سرگرمیوں پر پابندی عائد ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں ملتان کی گلگشت مارکیٹ میں، اور اگر میرا کیمرہ مین ایڈی نواز آپ کو دکھا سکے تو اس وقت تمام دکانیں جو ہیں وہ بند ہیں، پوری مارکیٹ اس وقت جو ہے وہ بند پڑی ہوئی ہے، اور تمام تجارتی سرگرمیوں پر آج کے دن پابندی ہے۔ حکومت کی جانب سے ہفتے میں 2 دن مکمل لاک ڈاؤن جو ہے وہ عائد کیا گیا ہے، کیونکہ کرونا وائرس کی چوتھی لہر ڈیلٹا وائرس جو ہے وہ اس کے کیسز جو ہے بیچ میں کافی زیادہ بڑھ رہے تھے، جس کی وجہ سے لاک ڈاؤن بھی جو ہے وہ مزید ایکسٹینڈ ہو گیا ہے۔ جہاں لاک ڈاؤن 15 تاریخ کو ختم ہونا تھا، وہیں اب لاک ڈاؤن جو ہے وہ 22 تاریخ تک چلا گیا ہے۔
اور جبکہ اگر ہم کنڈیشن کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت مارکیٹس کی ٹائمنگ بند ہونے کی وہی کنڈیشن ہے، ٹائمنگ ہے 8 بجے کی۔ انڈور فنکشنز پر پابندی عائد ہے، جبکہ آؤٹ ڈور فنکشنز 400 بندوں کی لمٹ کے ساتھ جو ہے وہ الاؤ کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سینماز بھی بند ہیں، سپورٹس گراؤنڈز بھی جو ہیں وہ بند ہیں، سوئمنگ پولز بھی بند ہیں، جمز بھی اس وقت جو ہے وہ بند ہیں۔ صرف اور صرف جو پرچون کی دکانیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل سٹورز ہیں، صرف یہی الاؤ ہیں۔ مزید اگر ہم ملتان شہر کی مارکیٹس کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت میں موجود ہوں گلگشت مارکیٹ میں، جبکہ سرگرمیاں متاثر ہوئی ہیں۔ ابراہیم خان، آپ کا شکریہ۔ بے روزگاری میں پنجاب سر فہرست، سرکاری ملازمین کی سیٹیں بڑھانے کی بجائے سکڑنے لگی۔ 34,000 اساتذہ کی بھرتیوں کا منصوبہ منسوخ، فنڈز کی عدم دستیابی آڑے آ گئی۔ پہلے سے بھرتی اساتذہ کی تنخواہوں کے لیے فنڈز نہیں، نئی بھرتیاں نہیں کر سکتے۔ محکمہ تعلیم حکام کا موقف سامنے آ گیا۔ محکمہ صحت نے بھی 1200 خالی آسامیاں ختم کرنے کی تیاری کر لی۔ پرائمری ہیلتھ کابینہ سے رجوع کر لیا۔ ڈرائیورز، ہیلتھ انسپیکٹر، فوڈ انسپیکٹر، حکیم، مالی دفتری ڈسپینسرز کی آسامیاں ختم ہو گئی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ناظرین۔ بے روزگاری میں پنجاب سر فہرست آ چکا، سرکاری ملازمین کی سیٹس بڑھنے کی بجائے سکڑنے لگی ہیں۔ بات کریں گے جنید ریاض سے، جنید بتائے گا۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے دی جانے کی اساتذہ کی بھرتیوں کے لیے اس میں ہیڈ ماسٹرز بھی شامل تھے، لیکن ان اسامیوں کو روک دیا گیا ہے کیونکہ فنڈ کی فراہمی جو ہے وہ بر وقت نہیں کی جا سکی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو۔ تو یہ نوجوان جو کہ پنجاب کے بے روزگار ہیں ان کے لیے یہ بہت بری خبر ہے، کیونکہ اس حوالے سے پنجاب پبلک سروس کمیشن نے جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف واٹس ایپ گروپس میں اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ کرنا شروع کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ اشتہار جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے یہ روک دی گئی ہیں کہ اشتہار ابھی نہ دیا جائے، اور یہ اگر اسامیاں آ جاتی تو اس سے بے روزگار نوجوان جو ہیں وہ اساتذہ کے طور پر جو ہے وہ اسکولوں میں بھرتی ہو سکتے، تو اس میں پرائمری اسکول ٹیچر، مڈل اسکول ٹیچر اور ہائی اسکول ٹیچر سمیت جو ہے اسکول سربراہان بھی کی پوسٹیں بھی شامل تھیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب یہ بھرتیاں نہیں دی جائیں گی اور اس پروگرام کو ملتوی کر دیا گیا۔ اور اگر یہ بھی بات میں کہوں کہ 3 سالوں کے دوران ایک بھی ٹیچر بھرتی نہیں کیا گیا تو اس حوالے سے بھی جو ہے حکومت کو سوچنا ہوگا کہ ٹیچروں کی بھرتی کتنی ضروری ہے، کیونکہ پنجاب بھر کے اسکولوں میں 80,000 اساتذہ کی اسامیاں ابھی بھی خالی ہیں۔ جی، اسامیاں ختم کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ جنید ریاض، آپ کا شکریہ۔ چن آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں جنوبی پنجاب میں کرونا کا زور کم نہ ہو سکا۔ مظفر گڑھ میں مہلک وائرس تاج میں 3 افراد کی جان لے گیا ہے۔ ایک ہی روز میں 290 افراد وائرس کا شکار۔ ملتان میں مثبت کیسز کی شرح 7.4% ریکارڈ کی گئی، جبکہ 39 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ سرگودا میں 69، بہاولپور 42 اور بھکر میں 40 افراد متاثر ہوئے، جبکہ میاں والی میں 20، ججو خان 19، رحیم یار خان میں 17 کیسز رپورٹ ہوئے۔ خانے وال میں 14، مظفر گڑھ 11، بہاول نگر اور خوشاب میں 6 افراد کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا۔ لیا میں 5، لودھرا اور وہاڑی میں 4 افراد کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جنوبی پنجاب میں کرونا نے پرچے گاڑنا شروع کر دیے ہیں۔ ایک ہی روز میں 290 افراد وائرس کا شکار ہو گئے ہیں۔ ملتان ریلوے انتظامیہ نے نو ویکسینیشن نو ٹکٹ پالیسی کی دھجیاں بھی کر دیں۔ پالیسی کی خلاف ورزی پر بڑی بڑی کارروائیوں کے دعوے ٹھوس ہو گئے۔ روہی ٹیم نے خفیہ کیمروں سے پول کھول دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ اس کے حوالے سے پاکستان میں ہر ادارے میں اس وقت قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ ریلوے میں بھی اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ویکسینیشن کا کوئی ثبوت نہیں ہوگا تو آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گی۔ آج ہم خفیہ کیمرے سے اس تمام تر آپریشن کے اوپر کام کریں گے اور دکھائیں گے کہ ریلوے کیا صرف باتیں کر رہا ہے یا اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ سب سے پہلے ہم خفیہ کیمرے سے ایسے مسافروں سے ملے جو بغیر ویکسینیشن کے ٹکٹ لے کر ٹرین کا دھڑلے سے سفر کر رہے ہیں۔ آپ بھی دیکھیے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کتنی انہوں نے مانگی ویکسین کا؟ وہاں سے نہیں مانگی بکنگ کرتے ہوئے۔ اچھا، مجھ سے بھی نہیں مانگی جب میں بکنگ کرانے گیا تھا، جب بھی نہیں مانگی۔ نہیں مانگا، میں ٹکٹ لے کر ایسی مل رہی ہے۔ کسی اور کا ڈال کے اس پہ اور ٹکٹ لے لیں۔ 6 پہ بھیجو نا کسی اور کا آئی ڈی کارڈ جس نے کرائی ہوئی ہے، ہاں، تو وہ آپ کو کہیں گے ہاں آپ کی ہوئی پڑی ہے ویکسینیشن۔ اس طریقے سے ہم ٹکٹ لے سکتے ہیں۔ ٹکٹ دے رہے ہیں، وہ کارڈ چھارٹ تو نہیں چیک کیا؟
बगैर उसके लिए भी हमने टिकट वैक्सीनेशन में बगैर वैक्सीनेशन के मिल गई टिकट। कार्ड शार्ड तो नहीं चेक किया है इस पे टिकट पे? नहीं, वो वैक्सीनेशन वाला ऐसे दे दिए? ऐसे दे दिए हैं? वही दुनिया ने बना रखा, कोई चेक ही नहीं करना। क्या रेलवे के कवानीन पर अमल दरामद कराने वाली रेलवे पुलिस भी कुछ कर रही है या सब माया है? अस्सलाम वालेकुम। ये कोई उन्होंने भी पढ़ रहे हो जड़े वैक्सीनेशन कार्ड तो बगैर सफर कर रहे ने, आज तो पढ़ोगे? हले फिक्र कोई नहीं पढ़िया मतलब? हाँ अपनी ड्यूटी चाहिए ना। चलो ठीक है। ये है वो टिकट घर जहां साफ साफ लिखा है कि वैक्सीन कार्ड के बगैर टिकट नहीं मिलेगा। यहाँ क्या हो रहा है खुद ही देख लीजिए। टिकट तो दें एक 300। अच्छा मेरी बात सुने, कार्ड शार्ड तो मांगा नहीं आपने वैक्सीनेशन वाला? वैक्सीनेशन वाला कार्ड तो मांगा नहीं? मांग रहे हैं ना, कोई कहता है हमने वैक्सीन कराई हुई है और कहते हैं कि मैसेज दिखाओ, कहते हैं ना मैसेज दिखाओ, कहते हैं हमारे पास मैसेज है बड़ा। चलो ले दो टिकट ही मेरे हमारे स्ट्रिंग ऑपरेशन के नजर आने वाले जो शवाहिद हैं उसमें साफ जाहिर है कि रेलवे में जिसके पास वैक्सीनेशन कार्ड नहीं भी है उसे टिकट दी जा रही है। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान। अब बात करें डेंगू की तो बहावलपुर में कोरोना के साथ साथ डेंगू भी सर उठाने लगा। विक्टोरिया अस्पताल में ज़ेरे इलाज 2 मरीजों में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। दोनों मरीज कराची में काम करते हैं। मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अतहर लाशारी से। जी अतहर बताइएगा। बिल्कुल जी, इसी वाले से बात करते हैं। डायरेक्टर एमरजेंसी डॉक्टर आमिर बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर फरमाइएगा, डेंगू केसेस की इस वक्त क्या सिचुएशन है और इस वक्त कितने लोग ज़ेरे इलाज हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोटल जो इस साल हमारे पास पेशेंट एडमिटेड हुए हैं जो कंफर्म केसेस हैं डेंगू के, उनकी तादाद 7 है। कल हमारे पास 2 मरीज एडमिट हुए हैं डेंगू के जो कंफर्म केसेस हैं जिनका NS1 पॉजिटिव आया है। दोनों की ट्रैवलिंग हिस्ट्री है कराची से और इस वक्त जो डेंगू वार्ड में एडमिटेड हैं दोनों स्टेबल कंडीशन में हैं। एक के प्लेटलेट काउंट 69,000 है और एक की प्लेटलेट काउंट 89,000 है। तो इंशाल्लाह 2-1 दिन उनको रिटेन करके स्टेबल करके फिर डिस्चार्ज करें। अच्छा सर, एक चीज़ और कि जहाँ से ये मरीज़ रिपोर्ट हो के आ रहे हैं फिर अपने इलाकों में आते हैं या यहाँ पर आते हैं तो फिर उनसे अगर कोई आम मच्छर उनको काटता है क्या वो डेंगू कैरियर हो सकता है और क्या वो दूसरों को नुकसान पहुँचा सकता है, कैसे देखते हैं? अच्छा, इस तरह से है जो बेसिकली जो डेंगू के पेशेंट्स को आइसोलेट करने का मकसद है वो यही है कि इनको आइसोलेट करके नेट के अंदर रखने का मकसद है, क्योंकि जो पहले 5 दिन होते हैं वो इन्फेक्टिव फेज होती है। उन दिनों में ये मरीज़ जो है ना दूसरे मरीज़ को लगा सकते हैं कि अगर इनको आम मच्छर भी काट के किसी को काटेगा तो उसको डेंगू हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम रिटेन करते हैं पहले 5 दिन और स्पेशली जब उनका राइजिंग ट्रेंड हो जाता है कि प्लेटलेट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं और 48 घंटे के लिए उनका बुखार नहीं होता तो फिर हम उनको डिस्चार्ज करते हैं। तो पहले 5 दिन इन्फेक्टिव फेज़ होती है, जो अगले 6 से 7 दिन होते हैं वो रिकवरी फेज़ होती है, उसमें वो किसी को लगा नहीं सकते। इस वक्त 2 मरीज जो आइसोलेशन वार्ड है डेंगू का उसमें ज़ेरे इलाज हैं। जी अतहर लाशारी आप हमें रहे थे। मुल्तान में डेंगू के खात्मे के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक डिप्टी कमिश्नर आरिम करीम खान की हिदायत पर लार्वे की तल्फी के लिए टीम्स की इंस्पेक्शन। डेंगू लार्वा मिलने पर 5 होटल समेत कमर्शियल इमारतों को नोटिस जारी कर दिए हैं। डेंगू लार्वा मकामी होटल अब्दाली रोड से बरामद हुआ था। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान में डेंगू के खात्मे के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान की हिदायत पर लार्वे की तल्फी के लिए टीम्स की इंस्पेक्शन, जबकि डेंगू लार्वा मिलने पर 5 होटल समेत कमर्शियल इमारत को नोटिस जारी कर दिए गए। डेंगू लार्वा मुकामी होटल अब्दाली रोड से बरामद हुआ। रुख करें मुजफ्फरगढ़ का, जहां पर मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान का इजलास हुआ। अहमद यार हंजरा समेत दीगर अहम ओहदों पर फाइज शख्सियात ने शिरकत की। पार्टी को फाल करने के लिए इकदाम का फैसला भी किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान का इजलास हुआ है। अहमद यार हंजरा समेत दीगर अहम ओहदों पर फाइज शख्सियात ने शिरकत की। पार्टी को फाल करने के लिए इकदाम का फैसला भी किया गया है। आरपीओ मुल्तान खुर्रम अली शाह के अडल रूम में पुलिस मुलाजमीन की सजाओं और अपील्स और दरखास्तों पर समाअत की गई और फैसले जारी किए गए हैं। आरपीओ खुर्रम अली शाह का कहना है कि किसी ऑफिसर को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं नाज़रीन। आरपीओ मुल्तान खुर्रम अली शाह के अडल रूम में पुलिस मुलाजमीन की सजाओं और अपीलों पर समाअत की गई है।
फैसले भी जारी किए गए, जबकि आरपीओ खुर्रम अली शाह का कहना है कि किसी ऑफिसर को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की इजाजत नहीं देंगे। नाज़रीन, अभी आपको बताया रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन में वोटिंग का अमल जारी है और वोटिंग के अमल इख्तिताम में सिर्फ 1.5 घंटा बाकी रह गया। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। जी आसिम सिद्दीक, बताइएगा। बिल्कुल, इलेक्शन की गर्मा गर्मी नजर आ रही है रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। और रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अब जो वोटिंग का अमल सुबह 9 बजे शुरू हुआ था, एसोसिएट्स के एग्जेक्टिव के चुनाव के लिए 5 बजे का उसका वक्त मुकर्रर किया गया। सिर्फ सवा घंटा बाकी रह गया है। इस वक्त में वोटर्स आ रहे हैं, अपना हक के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। 1206 जो वोटर्स हैं एसोसिएट मेंबर, उन्होंने अपना हक के राय दही इस्तेमाल करना है। दो साबिक सदूर यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हैं और फ्रेंड्स बिजनेस फोरम के ग्रुप लीडर भी हैं। अब्दुल रऊफ मुख्तार साहब, कैसा इलेक्शन देख रहे हैं? कॉर्पोरेट तो आप बिला मुकाबला जीत गए, एसोसिएट में पोलिंग जारी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इलेक्शन बहुत अच्छा है। कॉर्पोरेट हम अनअपोज हो गए हैं और एसोसिएट क्लास में 6 सीटों का इलेक्शन हो रहा है और हमारे मध्य मुकाबले सिर्फ 2 लोग हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इलेक्शन भी हम भारी अक्सर से जीत जाएंगे। और फ्रेंड बिजनेस फोरम जिस तरह कई सालों से रहीम यार खान चैम्बर में अपना प्रेसिडेंट लाता है और वो सारा साल अपने बिजनेस कम्युनिटी के लोगों की खिदमत करता है, इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हमारा प्रेसिडेंट आएगा और अपनी रहीम यार खान की बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत करेगा। बिल्कुल, बिजनेस कमेटी की खिदमत करेगा। 2 मरतबा सदर रह चुके हैं चौधरी मोहम्मद शफीक साहब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और अभी भी नजर आ रहा है कि पसीने में शराबोर हबस में गर्मी में वोटर्स को मोटिवेट कर रहे हैं कि उनके ग्रुप्स को वोट डाला जाए। आप ये बताएं कि क्या समझते हैं कि वोटर्स का कैसा इस्तेमाल जा रहा है फ्रेंड्स बिजनेस फोरम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मेरे पहले प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि हम माशाल्लाह 4-5वें साल में जा रहे हैं फ्रेंड्स बिजनेस फोरम, और बड़ा वेल मेजॉरिटी के साथ हम क्लीन स्वीप भी हमने लास्ट ईयर किया है। तो इंशाल्लाह इस साल भी एक हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर तो अनअपोज हो गया और दूसरा इंशाल्लाह आप थोड़ी देर में इंशाल्लाह रिजल्ट ले लेंगे। पूरा इंशाल्लाह क्लीन स्वीप हमारा होगा और लोगों का, हमारे वोटर्स का हम पर बेइंतहा एतमाद है, जिसके लिए हम उनके मशकूर हैं और हम दिन रात उनकी खिदमत भी कर रहे हैं। और जो हमारे प्रेसिडेंट्स आते हैं वो एक से एक बढ़कर हर तरह की उनको सर्विस देते हैं। तो इसलिए मैं अपने वोटर्स का फिर एक मरतबा मशकूर हूँ कि वो हम पर एतमाद करते हैं। वोट इन पर एतमाद किया जा रहा है, अपने वोटर्स का मशकूर किया जा रहा है। उस्मान महमूद साहब जो सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के, वो भी यहाँ पर मौजूद है। उस्मान साहब, वोटर्स आप पर जो इतमाद कर रहे हैं, आप किस तरह पूरा उतरेंगे? क्या कहते हैं अगला साल कैसा होगा? फ्रेंड्स बिजनेस फोरम कैसा सर्व करेगा? इंशाल्लाह जी, फ्रेंड बिजनेस फोरम हमेशा की तरह अच्छा जो है वो सर्व करेगा और अपनी बिजनेस कम्युनिटी जो हमारी ताजर बरादरी है, छोटा लेवल से है या बड़े लेवल से है, उनके जो मुश्किलात, परेशानियां, मसाइल जो भी हैं उसको हल करेगी। और देखते आ रहे हैं कि 2 साल से कोविड के बावजूद जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स रहीम यार खान में फ्रेंड बिजनेस फोरम जो है अपनी जो है वो लोगों की खिदमत कर रहा है और अपनी ताजर बरादरी का साथ दे रहा है। बिल्कुल, ताजा बरादरी का साथ दिया जा रहा है। यहाँ पे वोटर्स देखे जा सकते हैं कि यहाँ पर बैठे हैं, इंतजार किए जा रहे हैं जो वोटर्स आ रहे हैं, क्योंकि टर्नओवर गर्मी, आज छुट्टी, लॉकडाउन भी है, लॉकडाउन की वजह से मोटिवेशन भी की जा रही है कि वोट डालने के लिए आ जाए और लोग वहाँ पर वोट डालने के लिए उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अब तक 450 से ज़ायद वोट कास्ट किया जा सका और अगले 1-1.5 घंटे में उम्मीद की जा रही है कि 600 से ज़ायद वोटर जो है अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। जी, पोलिंग खत्म होने में कुछ ही देर बाकी है। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जिला मुल्तान में 20 सितंबर से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब, डीसी मुल्तान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं। हेल्थ मुल्तान ने 3000 टीमें तश्कील दी हैं जिनकी मॉनिटरिंग तकरीबन 500 लोग करेंगे और ये 3 दिन के अंदर इंशाअल्लाह हम टारगेट अचीव करेंगे। ओवरऑल पोलियो के हवाले से मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग बाकी डिस्ट्रिक्ट से बहुत बेहतर है जी। थैंक यू। अच्छा, इंकारी वालदैन भी सामने आते हैं, उनके लिए क्या कोई हिकमत अमली तैयार की गई है? लास्ट टाइम भी कोई 3-4 FIR लॉन्च की थी, अब क्या है? हमारी पहली कोशिश तो ये होगी कि हम लोगों को कन्विंस करें, लॉजिकली कन्विंस करें कि ये पोलियो के कतरे पिलाना उनके बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है। तो अगर उसके स्टेज से आगे जाएगा तो फिर ज़ाहिर कानून हरकत में आएगा, लेकिन हमारी पहली प्रेफरेंस होगी लोगों को कन्विंस करें। इसके लिए हमने उलमा कराम और सिविल सोसाइटी की भी एक्टिव की है, उनकी भी हेल्प हमने ली है। अच्छा, एक और एलिमेंट भी है, मेडिकल प्राइस रोजाना अप हो रही है, साथ का इजाफा, कोई भी इदारा कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हैं। किसकी प्राइसेस? मेडिसिन की प्राइस जो है ना रोजाना अप हो रही है, इंसुलिन होगी, ब्लड प्रेशर होगी, आप किस तरह इसको चेक एंड बैलेंस? मेडिसिन की प्राइसेस देखें, फेडरल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, उस पर जहाँ पे हमारा रोल होगा, हमारा काम तो है कि जो नोटिफाइड रेट्स हैं उनके ऊपर एग्जीक्यूट करवाना।
तो ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। नाज़रीन आगे बढ़ें, आपको बताएं वर्ल्ड टूरिज्म के हवाले से तकरीब का आगाज कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर, तकरीब के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वर्ल्ड टूरिज्म के हवाले से तकरीबात का बाकायदा तौर के ऊपर आगाज़ हो चुका है और मोटर बाइकर्स क्रॉस रोड क्लब की जानब से रैली का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और मुख्तलिफ पंजाब के अजला से मोटर बाइकर्स आज डेरा गाजी खान पहुँचे हैं और डेरा गाजी खान से आपसे कुछ देर के बाद सियाती मकाम फोर्ट मंडरू के लिए रवाना होंगे। मुकर्रम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इसको लीड कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे बाकायदा तौर के ऊपर वर्ल्ड टूरिज्म के हवाले से प्रमोट भी करते रहे आप, क्या कहेंगे? फोर्ट मंडरू जाएंगे और वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ मौजूद होंगी? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लाहौर से एक रैली हमारी स्टार्ट हुई और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पूरे पाकिस्तान से, सखर से, रहीम यार खां से, कोयटा से, कराची से, सियालकोट, गुजरांवाला, पिंडी, हर शहरों से यहाँ लोग इकट्ठे हुए और आज डेरा गाजी खां में मेरे ख्याल में जो हमारे सीएम साहब का और पीएम साहब का विजन है कि पाकिस्तान को में टूरिज़्म को फ़रोग दिया जाए, तो उस सिलसिले में आज यहाँ एक बड़ा जश्न और मेले का समा है और वालियाना इधर इस्तकबाल हुआ और बड़ा जो कल्चरल इधर डीजी खान कल्चरल के हवाले से बड़ा एनरिच मैं कहूँगा है और यहाँ की मेहमान नवाजी ख़ास तौर पे, और मैं कहूँगा कि ये पाकिस्तान की असल तस्वीर ये है। और जो हमारे ऊपर एक टेररिज्म की स्टैंप लगी हुई है कि ये टेररिस्ट लोग हैं, तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान खूबसूरत है, उसके लोग खूबसूरत हैं और मेहमान नवाज हैं। मैं सबको दावत दूंगा कि आएँ देखें पाकिस्तान को। जी बिल्कुल, सबको दावत देंगे पाकिस्तान को आकर देखें और मुख्तलिफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आशिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसके साथ ही रोही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सिर्फ रोही।